मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश सन 1775 में हुई थी और 1837 में उनके वालिद की मौत के बाद उनको मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया था। लेकिन याद रहे कि जिस वक्त 1837 में बहादुर शाह ज़फ़र को मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया था, ये वो दौर था कि जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होकर पूरे भारत देश से सिमट चुकी थी और मुग़लों का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ उस इलाके पर रह गया था कि जहाँ पर आज पुरानी दिल्ली मौजूद है, यानी मुग़ल सल्तनत अब सिर्फ़ नाम के लिए रह गई थी। बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह होने के साथ साथ उर्दू ज़बान के मशहूर और कामयाब शायर भी थे। शायरी की दुनिया में इनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात से भी लगा सकते हैं कि इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी को उर्दू ज़बान में बड़े शौक़ से पढ़ा जाता है। 1857 आते आते अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ज़्यादातर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से भारत के आम लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भर चुका था, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से परेशान हो चुके थे। इसके अलावा उस दौर में फ़ौज में भर्ती भारत के फ़ौजियों को जो अंग्रेज़ों की तरफ से कारतूस दिए जाते थे, वो आम तौर पर गाय और सूअर की चर्बी से आलूद हुआ करते थे, और ये ऐसे कारतूस थे जिनको बंदूक में इस्तेमाल करने से पहले अपने मुंह से छीलना पड़ता था। और अंग्रेज़ ऐसा इसलिए जानबूझकर करते थे कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई कराई जा सके या फिर इन दोनों धर्मों को परेशान किया जा सके, क्योंकि दोस्तों, जहां एक तरफ मुसलमानों में सूअर खाना हराम है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी गाय को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र माना जाता है। धीरे धीरे हिंदुस्तान के बहुत सारे फ़ौजियों में इन कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब अंग्रेज़ों ने न सिर्फ उन लोगों को अपनी फ़ौज से निकाल दिया, बल्कि कड़ी से कड़ी सजाएं भी दी। लेकिन फ़ौज से निकाले गए ये आम हिंदुस्तानी फ़ौजी धीरे धीरे पूरे भारत देश में फैलना शुरू हो गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए आम लोगों को भी मोटिवेट कर रहे थे। लेकिन फिर 29 मार्च 1857 ये वो दिन था कि जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि मेरठ के मंगल पांडे नाम के एक आम सिपाही ने न सिर्फ इन कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया, बल्कि अंग्रेज़ों पर हमला भी कर दिया। बस यहीं से उस जंग की शुरुआत हुई कि जिसको अंग्रेज़ तो बगावत या गदर का नाम देते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोग इस जंग को आज़ादी की पहली जंग के दौर पर याद करते हैं। मेरठ से उठने वाली ये आग अब धीरे धीरे पूरे भारत देश में फैलना शुरू हो चुकी थी और भारत के अलग अलग इलाकों की फ़ौजों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तलवारें उठाना शुरू कर दी थी। तलवार उठाने के साथ साथ अब भारत की छोटी छोटी फ़ौजें दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी थीं, क्योंकि भारत के उस दौर के बहुत सारे ताकतवर राजाओं, सूबेदारों और सरदारों ने बहादुर शाह ज़फ़र को ही अपना बादशाह मानना शुरू कर दिया था और उनकी लीडरशिप में ही इस जंग आज़ादी को लड़ने का फ़ैसला किया था। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की फ़ौजें जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हुई, तो दिल्ली की मुग़ल सल्तनत की फ़ौज भी हरकत में आकर और फ़ौरन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने का ऐलान कर दिया गया। देखते ही देखते एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होने वाली ये जंग अब एक बड़ी जंग में बदल चुकी थी। मगर ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान की ये फ़ौज ज़्यादा लंबे वक्त तक अंग्रेज़ों की उस फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकती थी कि उस दौर के एडवांस हथियारों से मालामाल थी। आखिरकार 4 महीने के बाद अंग्रेज़ों की फ़ौज कश्मीरी दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ों की फ़ौज ने दिल्ली में घुसकर न सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र को कैद किया, बल्कि कत्ले आम भी शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी ही अदालत में बहादुर शाह ज़फ़र का मुकदमा चलाया और उनको दोषी ठहराकर मुल्क से निकाल देने का ऑर्डर जारी किया और उनको कैदी बनाकर बर्मा भेज दिया गया। इस जंग में जहां एक तरफ अंग्रेज़ों के लगभग 6000 फौजी मारे गए थे, तो वहीं
دوسری طرف لگ بھگ 8 لاکھ عام ہندوستانیوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ صرف ایک دن کے اندر ہی مغل سلطنت میں پیدا ہونے والے بے شمار شہزادوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو 1858 میں ان کو لگ بھگ 35 لوگوں کے ساتھ قیدی بنا کر ان کو رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ اس دور میں کیپٹن نیلسن رنگون کا انچارج ہوا کرتا تھا۔ اس نے بندرگاہ پہنچ کر ان سارے قیدیوں کو اپنی حراست میں لیا، لیکن اس کے بعد اب نیلسن کے لیے مصیبت کی بات یہ تھی کہ آخرکار وہ رنگون میں بہادر شاہ ظفر کو رکھے کہاں، کیونکہ اس کے پورے کیریئر میں یہ پہلا ایسا قیدی تھا کہ جس کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا تھا۔ اس لیے نیلسن کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دوسرے عام آدمیوں کی طرح بہادر شاہ ظفر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک قیدی ہونے کے ناطے ان کو اچھی زندگی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے گھر کے گندے پڑے ہوئے گیراج کو خالی کرایا اور اس میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا، اور اس طرح بہادر شاہ ظفر نے 1858 سے لے کر 1862 تک، یعنی اپنی زندگی کے آخری سب سے مشکل 4 سال اسی گیراج میں ہی گزارے تھے۔ مگر دوستو، بہت جلد ہی 1862 کا وہ دن بھی آ گیا کہ جب اچانک سے ایک دن کیپٹن کے دروازے پر کسی نے دستک، اور یہ دستک دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ خادمہ تھی کہ جو بہادر شاہ ظفر کی دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی۔ کیپٹن نیلسن کے دروازے کے اندر سے آواز آئی کہ آخر کیا چاہتی ہو؟ اس پر اس خادمہ نے بتایا کہ بوڑھے بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لیکن اندر سے جواب آیا کہ صاحب ابھی اپنے کتے کو کنگھی کر رہے ہیں اور میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس عورت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز سن کر کیپٹن نیلسن بڑے غصے کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلے، مگر کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ خادمہ عورت کیپٹن کے پیروں پر پڑ گئی، کیونکہ وہ گیراج کا فوراً دروازہ کھلوانا چاہتی تھی کہ جس کے اندر بوڑھا اور کمزور بادشاہ قید تھا، جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یہ سن کر کیپٹن فوراً ہی اپنے خادم کے ساتھ گیراج کی طرف بھاگتے ہوئے گئے، لیکن جب گیراج کا دروازہ کھولا گیا تو اندر پوری طرح سے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے خشک اور زرد ہونٹوں پر بہت ساری مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی گردن کی رگیں پوری طرح سے پھول چکی تھیں، اس کے علاوہ باڈی بھی پوری طرح سے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ کیپٹن نیلسن کا خود کا ماننا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں شکلیں تو بہت ساری دیکھی تھی، مگر کسی بھی شکل پر اتنی زیادہ بیچاری اور لاچاری نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد کیپٹن نے جب بہادر شاہ ظفر کی باڈی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔